नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान की कक्षा तो हमारी चल ही रही है, उसके अतिरिक्त आपकी मांग के अनुसार आज से हम लगातार संस्कृत की कक्षाओं को भी निरंतर करेंगे। वैसे मैं संस्कृत विषय से संबंधित संज्ञा प्रकरण, उच्चारण स्थान इसकी वीडियो पूर्व में बना चुकी हूँ, उसे आप देख सकते हैं। और आज से हम व्याकरण के अंशों पर निरंतर वीडियो का प्रसारण करेंगे। तो संस्कृत की निरंतर चलने वाली प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम समास के बारे में बात करेंगे। छात्रों, समास होता क्या है? मैं आपको प्रारंभ से ही बताऊंगी कि समास हम किसे कहते हैं। एक या अधिक शब्दों के मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति कारक नहीं रहती है। समस्त समास युक्त पद एक शब्द हो जाता है, अतः अंत में विभक्ति लगती है। समास के तोड़ने को विग्रह कहते हैं। विद्यार्थियों, ये समास से संबंधित सामान्य जानकारी है जो आपको आनी चाहिए। केवल हमें भेद और विग्रह और कौन सा समास है ये आने से ही काम नहीं चलेगा। समास के बारे में हमें सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। कभी कभी सामान्य जानकारियों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे। समास शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु घ प्रत्यय करने पर हुई है। मतलब कि आप जो ये समास शब्द देख रहे हैं उसकी संस्कृत निष्ठ व्युत्पत्ति को हम देखें तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, अस धातु है और घ प्रत्यय है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी शब्द उपसर्ग, धातु, प्रत्यय इत्यादि से संयुक्त होता है। तो इसी तरह से समास शब्द की भी व्युत्पत्ति हुई है। आप इसे याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है समास शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, तो यह ज्ञान आपको होना चाहिए। समसनम समासः अर्थात संक्षिप्तीकरण। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि पदों को संक्षिप्त कर देना ही समास है। 2 या 3 पद होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हमने कहा कंदम, मूलम, फलम, और जब हम इन तीनों पदों का समास करेंगे तो हो जाएगा कंद मूल फलानी। ऐसा एक समस्त पद बन जाएगा। तो समसनम इति समासः, संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे राज्ञः पुरुषः। यहाँ आपको 2 पद दिखाई दे रहे हैं, राजा का पुरुष, ये क्या है? विग्रह। राज्ञः पुरुषः अलग अलग जब हमको दिखाई दे रहे हैं पद तो वो कहलाएगा विग्रह। राज पुरुषः, और जब हमने इसको एक कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? समस्त पद। बीच की षष्ठी का लोप हुआ है। यहाँ पर का हिंदी में देखे तो का, और यूं अगर हम राजन शब्द को देखें तो जो राज्ञ है वह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यहाँ षष्ठी का लोप हुआ और राज पुरुषः यह समस्त पद बना। अब यहाँ हम और समझ लेते हैं कि समस्त पद होता क्या है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। समास युक्त वाक्य या समास युक्त पद। जो समास युक्त मतलब हम वाक्य इसलिए कह देते हैं कि 2, 3, 4 कितने भी जो शब्द हैं उनको मिलकर के एक कर देते हैं, इसलिए वाक्य के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। तो समास युक्त जो वाक्य होता है वो क्या कहलाता है? समस्त पद। और व्यस्त पद क्या है? विग्रह वाक्य। जो अलग अलग शब्दों को तोड़ दिया जाता है उसको कहते हैं व्यस्त पद। जैसे कि अभी ऊपर के उदाहरण से ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राज्ञः पुरुषः ये विग्रह है और जो राजपुरुष है वह समस्त पद है। अब विग्रह की क्या परिभाषा दी गई है इसको भी ध्यान से देखिएगा। वृत्त्यार्थबोधकम वाक्यम विग्रह, यानी कि वृत्ति के अर्थ का जो बोध कराए वह विग्रह होता है। छात्रों, यहाँ सामान्य आपको जानकारी होनी चाहिए कि अन्य अर्थ का जिसके द्वारा कथन किया जाता है उसे वृत्ति कहते हैं। और यह वृत्ति 5 प्रकार की होती है, जैसे कि कृदंत वृत्ति, तद्धित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु वृत्ति।
आप सिर्फ इसके नाम मात्र ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आपको अवान्तर भेदों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम देखेंगे, इसी का विस्तार है यह कि वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह वाक्य कहलाता है। ये मैंने प्रसंग आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी विग्रह की परिभाषा पूछ ली जाती है और अति प्रसिद्ध है, इसलिए आपको आना चाहिए कि वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह वाक्य कहलाता है। आगे हम चलते हैं। विग्रह दो प्रकार का होता है। जो यह हमने शब्दों को तोड़ा वह दो प्रकार से तोड़ा जाता है, एक तो लौकिक और दूसरा अलौकिक। अब इसे भी समझ लेते हैं कि लौकिक विग्रह क्या है। लौकिक भाषा में प्रचलित शब्द समूह को लौकिक विग्रह कहा जाता है। जैसे राजपुरुष का लौकिक विग्रह होगा राज्ञः पुरुषः। सामान्य रूप से हम जो प्रयोग करते हैं, जो तोड़ देते हैं, विभक्तियों को अलग कर देते हैं, तो वो तो क्या कहलाता है, लौकिक विग्रह। अब हम देखेंगे अलौकिक विग्रह। इसमें क्या होता है कि प्रत्यादि का उल्लेख करके विग्रह किया जाता है, जो कि लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं है। इसे हम अलौकिक विग्रह कहा जाता है। मतलब कि किसी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है ये हमको बताना पड़ता है। जैसे इसी शब्द को हम लेते हैं राज्ञः पुरुषः। अब यह जो है राजन, राजन में देखिए राज्ञ में क्या है, राज्ञ में षष्ठी विभक्ति है। और यदि हम सु औजस अमोजस इन 21 प्रत्ययों को याद करें तो यहाँ पर षष्ठी में क्या होगा, राजन गस, गस से बना है राजन। और पुरुष में क्या है, पुरुष सु औजस प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है तो सु। इसलिए यहाँ अलौकिक विग्रह के अंदर इस तरह से मतलब जो प्रत्यय लगा होता है उसको स्पष्ट किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि यह संप्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। विग्रह दो प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। आगे हम चलते हैं कि एक ध्यातव्य वार्ता है जो हमको ध्यान रखनी है कि समास हमेशा सुबंतों का होता है, तिगंतों का नहीं। विद्यार्थियों आप समझते ही हैं, सुऔजस जो सुबंत है और तिप्तस जी ये सब तिगंत प्रत्यय है, तो हमेशा सुबंतों का ही समास होता है, तिगंतों का नहीं। आगे हम देखेंगे समर्थ पद विधि ही। इस सूत्र से समास का कार्य समर्थ पदों में होता है। समर्थ पद से मतलब क्या है कि जहाँ पदों में सामर्थ्य नहीं होता है वहाँ समास नहीं होता है। मतलब समर्थ परस्पर अन्वय का सामर्थ्य उनमें होना चाहिए, जहाँ ये चीज नहीं होगी वहाँ समास नहीं होगा। अर्थात पदों में परस्पर अन्वित होने की योग्यता का होना आवश्यक है। समास के भेद को हम देख लेते हैं संक्षिप्त रूप से। समास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कहा जाता है समास पंचधा। पहला समास क्या है, केवल समास। और केवल समास की जो परिभाषा है वह क्या है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, अर्थात यह विशेष संज्ञा से रहित समास है। अवयवी भाव समास, इसकी परिभाषा क्या है, पूर्व पदार्थ प्रधानः, यहाँ प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है। विद्यार्थियों आप यहाँ समझे कि जो हम समास में विग्रह करते हैं और या समस्त पद करते हैं तो उसमें प्रायः दो पद होते हैं, एक पहला पद और एक बाद वाला पद। तो पहले पद को हम क्या कहते हैं, पूर्व पद, और बाद वाले को कहते हैं हम उत्तर पद। तो जो अव्ययी भाव समास होता है वह पूर्व पद यानी पहले वाला पद इसमें प्रधान होता है। अब देख लेते हैं तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास में क्या है, उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला जो पद होता है वह प्रधान होता है। देखिए प्रायः बहुत सी परीक्षाओं में यही से प्रश्न बन जाता है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, उभय पद। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अव्ययी भाव का मतलब पूर्व। अब यहाँ देखिए पहला भेद हमने देखा केवल समास, तो विशेष संज्ञा विनिरूपित, कुछ बहुत ही कम इसके प्रयोग हमको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको जाना कि विशेष संज्ञा से जो रहित है वह जो समास है वह केवल समास है। और अव्ययी भाव है वह कैसा समास है, पूर्व पदार्थ प्रधान है। तत्पुरुष है वह उत्तर पदार्थ प्रधान समास है। आगे हम देखेंगे तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय तथा एक भेद द्विगु समास, मतलब इनको अलग नहीं समझिएगा आप, ये तत्पुरुष के ही भेद है। आगे हम देखेंगे बहुब्रीहि समास।
बहुब्रीहि समास, जैसे कि पहले हमने बताया पूर्व पद फिर उत्तर पद। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रधानः। प्रायः बहुब्रीहि समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद से भिन्न कोई अन्य ही प्रधान होता है। मतलब इसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है, अन्य के बारे में सूचना दी जाती है। फिर आगे है द्वंद्व समास। अब इसमें क्या होता है, उभय पदार्थ प्रधान, मतलब इसमें पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। इस समास में प्रायः दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो द्वंद्व समास है वह उभय पद पदार्थ समास है। अब फिर पुनः हम कहेंगे कि कर्मधारय और जो द्विगु समास होते हैं वह तत्पुरुष समास के ही अवान्तर भेद माने गए हैं। छात्रों, आज हम इस कक्षा में केवल समास के विषय में सामान्य जानकारी जुटाई है। अब ये जो समास के भेद हैं उनको अत्यंत विस्तार से अलग अलग कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा इतनी ही। आप समास के बारे में जो ये सामान्य जानकारी है, इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान में रखिए। बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसलिए आप इस पाठ का, इस कक्षा का भी स्मरण करते रहिए और पुनः जल्दी ही शीघ्र ही अन्य समास के साथ में, समास के विस्तार के साथ में अगली कक्षा में हम मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।